प्रिय छात्रों, आज हम लोग गुप्ता काल के बाद से संबंधित जो इतिहास का प्रश्न होता है समान अध्ययन के अंतर्गत हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब यह है कि गुप्तोत्तर काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं वह किस तरह का होता है और उसका क्या आंसर होगा उसे हम लोग अभी देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह हर्षवर्धन से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ए में कन्नौज, बी में पाटलिपुत्र, सी में प्रयाग और डी में थानेश्वर। तो उत्तर जो होगा वो ए होगा, कन्नौज। ऐसा इसलिए कि हर्ष के पहले जो राजधानी थी वह आपको थानेश्वर थी, लेकिन जब हर्षवर्धन शासक बना तो उसने थानेश्वर से अपनी राजधानी बदल करके कन्नौज कर दी थी। दूसरा क्वेश्चन है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की। ए में विकल्प है प्रयाग, बी में विकल्प है दिल्ली, सी में विकल्प कन्नौज और डी में विकल्प राजगिरी। तो अभी पहले प्रश्न के उत्तर में हम लोगों ने देखा था कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदल करके कन्नौज की थी, तो इसलिए उत्तर होगा यहाँ पर सी मतलब कन्नौज। तीसरा प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी थानेश्वर तथा वल्लभी में और डी वल्लभी तथा प्रयाग में। तो हर्षवर्धन ने जो दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था उसमें से एक कन्नौज है और उस कन्नौज में जो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता चीनी यात्री हुएनसांग ने की थी। और जो है प्रयाग में वह हर एक 5 साल पर एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करता था जिसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। तो इसलिए उत्तर जो यहाँ पर होगा वो ए होगा, मतलब कन्नौज और प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो ए में विकल्प है काशी, बी में प्रयाग, सी में अयोध्या, डी में सारनाथ। तो जाहिर सी बात है कि प्रयाग में उसने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था और हर एक 5 साल पर वो करता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। तो कहने का मतलब कि सम्राट हर्षवर्धन ने जो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तो उसका युद्ध नर्मदा नदी के तट पर किसके साथ हुआ और वह पराजित हुआ, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए में क्वेश्चन है पुलकेशिन प्रथम ने, बी है आपको पुलकेशिन द्वितीय ने, सी है विक्रमादित्य प्रथम ने और डी है विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो हर्षवर्धन जो अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत में भी करना चाहता था तो उसके इस अभियान को नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के शासक चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो बी होगा, मतलब पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया। ए में कीर्तिवर्मन द्वितीय, बी में विक्रमादित्य द्वितीय, सी में पुलकेशिन प्रथम और डी में पुलकेशिन द्वितीय। तो जैसा कि अभी पहले के प्रश्न को में हम लोगों ने देखा कि चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। तो इसलिए उत्तर यहाँ पर डी होगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन होगा चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ए 612, बी 618, सी 622 और डी 634। तो पुलकेशिन ने जो हर्षवर्धन को हराया था वह 618 ईस्वी में हराया था, इसलिए उत्तर यहाँ पर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि बान निवासी था। ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का और डी पूर्व में से कोई नहीं। तो कवि बान भट्ट जो है वह बिहार में सोन नदी के किनारे एक पृथ्वीकोटा नाम का जगह था, वहाँ पैदा हुआ था, इसलिए उत्तर यहाँ पर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला जो क्वेश्चन है वह है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत आया था वह सम्राट हर्षवर्धन के काल में आया था और उसने भारत यात्रा के दौरान भारत के संदर्भ में जो कुछ उसने देखा था उससे संबंधित उसने एक विवरण लिखा था जिसका नाम CUK रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए फाहियान, बी ह्वेनसांग, सी त्सिंग और डी तारानाथ। तो जाहिर सी बात है कि ह्वेनसांग भारत जब आया था तो उस समय भारत का सम्राट हर्षवर्धन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ए ताई सुंग, बी तुंग क्वान, सी कुएनऊ और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उस समय चीन पर आपको ताई वंश का शासन था और ताई वंश का जो शासक था उसका नाम उस समय वहाँ पर ताई सुंग था। लेकिन ह्वेनसांग जो भारत आया था वह किसी राजकीय यात्रा पर नहीं आया था बल्कि वह स्वतंत्र अपनी इच्छा के आधार पर भारत आया था। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा डी, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। तो जिस समय ह्वेनसांग भारत यात्रा पर आया था उस समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध सेंटर हुआ करता था, जबकि वाराणसी मतलब काशी रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा सेंटर होता था। तो इसलिए उत्तर यहाँ पर बी होगा, मतलब मथुरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है? ए कपास के लिए, बी सन के लिए, सी रेशम के लिए, डी ऊन के लिए। तो उत्तर जो होगा यहाँ पर सी, मतलब रेशम के लिए। कौसे शब्द प्राचीन काल में रेशम के लिए उपयुक्त होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। तो चीनी यात्री जो भारत आया था तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और उस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वह आचार्य शीलभद्र था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी CUK की रचना। तो उत्तर जो होगा वो डी होगा, CUK की रचना। ऐसा इसलिए कि ह्वेनसांग ने भारत के संदर्भ में जो अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा उसका नाम हम लोग जानते हैं कि CUK है और उस CUK में जो उसने विवरण दिया है उससे भारत के संबंध में तत्कालीन समय के बारे में बहुत सी जानकारी हमको मिलती है। यही वजह है कि ह्वेनसांग को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CUK की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ए फाहियान, बी अलबरूनी, सी मेगासनी, डी ह्वेनसांग। तो जाहिर सी बात है कि जो है CUK की रचना किसने किया था? तो ह्वेनसांग ने। तो उत्तर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री त्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग ए 405 ईस्वी में, बी 635 ईस्वी में, सी 637 ईस्वी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी यात्री त्सिंग का जो जीवन काल है वह 671 ईस्वी से लेकर के 695 ईस्वी तक का उसका जीवन काल है। लेकिन यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें से 671 से 695 नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर जो यहाँ पर होगा वह डी, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए फोक्योकी, बी इंतु, सी CUK और डी सिकियापोनो। तो चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख दो नामों से किया है। ए में पहला जो है वह इंतु है और दूसरा जो है वह थ्यांतु है। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा सही, मतलब इंतु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला, डी भाजा।
तो उत्तर यहाँ पर होगा ए, मतलब नालंदा। नालंदा विहार की स्थापना 5वीं सदी के दौरान, मतलब गुप्ता शासन काल के दौरान हुआ था। शेष जो अन्य बिहारों की स्थापना हुई वह उसके बाद हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धार और डी देवगिरी। तो उत्तर जो होगा वह ए होगा, मतलब कन्नौज। तो पोस्ट गुप्ता काल में कन्नौज जो है व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। हालांकि उसके पहले, मतलब गुप्ता काल में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र उज्जैन हुआ करता था। तो यहाँ पर उत्तर हमारा ए होगा, कन्नौज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो जो गलत विकल्प होगा उसे हमें यहाँ पर छांटना होगा। तो कहता है पहला विकल्प, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, यह सही है। बी, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, यह भी सही है। सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया, यह गलत है। डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो उत्तर जो यहाँ पर होगा वह सी है। मतलब क्या कि जो 4 विकल्प दिया है उसमें से एक विकल्प सी शंकराचार्य के संबंध में गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो ए में विकल्प है कश्मीर में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर जो होगा वह बी, मतलब केरल में। हम लोग जानते हैं कि आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में केरल के एक छोटे से गांव कलादी में हुआ था। तो इसलिए उत्तर यहाँ पर बी होगा, मतलब केरल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। ए श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। बी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। डी पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 जो है आपको मठ की स्थापना किया था, जिसमें से आपको जो है पश्चिम में जो है द्वारका था जो कि गुजरात में पड़ता है, और पूरब में जो है आपको पुरी था जो कि उड़ीसा में था, और उत्तर में जोशीमठ था जो कि उत्तराखंड में है, और जो है दक्षिण में श्रृंगेरी मतलब कर्नाटक में है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में उसने 4 मठ स्थापित किया था। तो इसलिए उत्तर जो यहाँ पर होगा वो सी होगा, मतलब जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। ए पुरी, बी द्वारका, सी मानसरोवर और डी रामेश्वरम। तो उत्तर जो होगा यहाँ पर सी होगा, मतलब मानसरोवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। ए रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय। बी भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन। सी हरिसेन, हर्ष। डी दंडी, नरसिंह वर्मन। तो कहता है ये जो 4 विकल्प दिया है उसमें से कौन विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो सी होगा, मतलब हरिसेन हर्ष से संबंधित नहीं था, बल्कि हरिसेन गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का एक संधि विग्राहिक था, मतलब अधिकारी था। तो इसलिए उत्तर यहाँ पर सी है जो कि गलत आंसर दिया, गलत विकल्प है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दरबारी कवि का नाम है, सूची 2 में राजा का नाम है। तो सूची 1 में जो दरबारी कवि है उसमें से ए है अमीर खुसरो, बी है कालिदास, सी है हरिसेन और डी है बाणभट्ट। राजा सूची 2 में जो है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह बी होगा। कहने का मतलब क्या है कि अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से था, कालिदास का संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से था, हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त से था, और बाणभट्ट का संबंध जो है आपको हर्षवर्धन से था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ है प्रसिद्ध स्थल, दूसरी तरफ है वर्तमान राज्य।
तो प्रसिद्ध स्थल के अंतर्गत पहला है भीलसा, दूसरा है द्वार समुद्र, तीसरा है गिरनार, चौथा है थानेश्वर। वर्तमान राज्य के अंतर्गत है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। कहता उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए में केवल 1 और 3, बी में केवल 1 और 4, सी में केवल 2 और 3 और डी में केवल 2 और 4। तो अगर हम पंजाब प्रसिद्ध स्थल को वर्तमान राज्य से टैली करावें तो हम लोग देखते हैं कि भीलसा का संबंध आज के डेट में मध्य प्रदेश से है, द्वार समुद्र का संबंध आज के डेट में कर्नाटक से है, गिरनार का संबंध आज के डेट में गुजरात से है और स्थानेश्वर का संबंध आज के डेट में हरियाणा से है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर हमारा यहाँ पर ए होगा। तो इस तरह से गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वह समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।